वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पास इस बात के सबूत है कि चीन यूक्रेन की जंग में हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन सरकार के पास चीन के वॉर प्लान से जुड़ी कई अहम खुफिया जानकारी है, जो इशारा करती है कि चीन हथियारों का बड़ा जखीरा रूस को देने वाला है। यानी अमेरिका को यूक्रेन के जरिए घेर कर रूस और चीन एक साथ अपने जानी दुश्मन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो कल 24 फरवरी है। यूक्रेन की जंग को 1 साल हो जाएगा। इन 365 दिनों में यूक्रेन ने तबाही का वो दर्द झेला है जिससे उभरने में यूक्रेन को दशकों लग जाएंगे। ताज्जुब यह है कि यूक्रेन के कई हिस्सों में अब भी भीषण जंग जारी है। ना रूस रुका है और ना ही यूक्रेन झुका है। नॉन स्टॉप अग्निवर्षा और नॉन स्टॉप तबाही। यह है यूक्रेन का वॉर जोन, जहां रूस की ग्राउंड फोर्स ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए किस तरह MLR से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे जा रहे हैं। कल इस जंग को 1 साल हो जाएंगे। उससे पहले इस तरह की तस्वीरें आना सबूत है कि रूस के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। रूस के लिए चुनौती यूक्रेन ही नहीं बल्कि बेलारूस के वो विद्रोही सैनिक भी है जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ये देखिए, बेलारूस के सैनिक को पता चला कि आबादी के बीच इस घर में रूसी सैनिक छिपे हैं और यहाँ गोला बारूद भी जमा करके रखा गया है। बेलारूसी सैनिक पहले पूरी तैयारी करता है, एंटी टैंक टारगेट लॉक करता है और फिर हवा को चीरता हुआ एक विनाश कुछ यूं टारगेट को नेस्तनाबूद करता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन ने आर्टिलरी अटैक करके रूस के कुछ टैंकों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। वीडियो बुलेदार इलाके का बताया जा रहा है। तो देखिए, यूक्रेन के अलावा एक और देश ऐसा है जो इस वक्त जान और माल की बहुत भारी तबाही से गुजर रहा है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप की दहशत अब भी कायम है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। डेथ मीटर अभी भी ऑन है। मलबे के नीचे अब भी लोग दफन हैं। मौत का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। कल यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल्स तुर्की पहुंचे, विनाश को साक्षात देखा। तबाही का पैमाना देखकर सब चौंक गए। ये भी माना कि उन्होंने ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत समय और पैसा खर्च होने वाला है। We are all shocked by the horror the people of Turkey has to go through. And we are with the Turkish people. And this is why we are here. We are here to help because we care, because we are friends, because we are allies. It's always a pleasure to be in Ankara. My generation for sure has not seen such a devastating earthquake. वहीं कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल भरो तहरीक लॉन्च की, लेकिन सरकार कह रही है कि ये जेल भरो नहीं बल्कि जेल बचो तहरीक है। और इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री के बारे में एक दावा करके सनसनी फैला दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और इमरान खान के बीच अदावत से हर कोई वाकिफ है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन अब इमरान खान ने अपने दुश्मन नंबर 1 के बारे में बहुत बड़ा दावा किया है। राना सनाउल्लाह जितना अपना इनका नून लीग का वो मिनिस्टर कहता है, उसका बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। कई फैसलाबाद के लोगों से पूछे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा जुर्म है जिसमें ये मुलव्वस नहीं है। सुना आपने, इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर 18 कत्ल करने का आरोप लगाया है। इमरान जब पीएम थे तब उन्होंने राना को ड्रग्स केस में जेल भिजवाया था। अब सीन उल्टा है। पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह के पास अभी कितनी पावर है, ये इसी से समझ लीजिए कि वो अपने मुल्क के राष्ट्रपति तक को खुलेआम धमकाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी को खबरदार कर दिया है। सदर अलवी आप बैल मुझे मार वाले काम ना करे। वज़ीर दाखिला का कहना है कि आइन की हद में रहें, सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाए। तो बॉर्डर पर धमाके हो रहे हैं। महंगाई मिसाइल का धमाका, टैक्स बम का धमाका, पेट्रोल बम का धमाका, कर्ज बम का धमाका और अब नया धमाका हुआ है कंजूसी की मिसाइल का। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंत्रियों की सैलरी, भत्तों, सरकारी महकमों के खर्चों, यहां तक कि फौज और ISI के बजट में कटौती करके सालाना 200 अरब रुपए बचाने का प्लान बनाया है।
मुजाहरा करना है जिसका वक्त हमसे तकाजा करता है और पुकार के इस वक्त तकाजा कर रहा है, वो है कफ़ायत शारी, वो है सादगी, वो है सेक्रीफाइस, वो है इसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। कर्ज लेकर घी पीने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम हर लफ्ज बता रही है कि पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि कर्ज वाली ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है। जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची तो कंजूसी प्लान एक्टिव किया गया। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। पैसे बचाओ प्लान के तहत मंत्रियों को अपनी बिजली गैस के बिल भरने होंगे। पीएम हाउस जैसी जगहों पर नाश्ते के सिर्फ चाय बिस्किट ही परोसे जाएंगे। सरकारी दफ्तरों के खर्चों में भी 15% कटौती का खाका खींच गया है। आर्मी पर कटौती की गाज गिरी है, क्योंकि ISI और IB के सीक्रेट फंड में कटौती होगी। इसके अलावा कई दूतावासों पर ताला जड़ने का भी प्लान है। पाकिस्तान की बदहाली और बर्बादी की एक वजह चाइना भी है। चाइना के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान तड़प रहा है। इस बीच चाइना ने एक और चाल चली है। इस चाल में पाकिस्तानी सरकार तो फंस गई है, लेकिन वहां की पब्लिक कह रही है कि चाइना किसी का सगा नहीं। इस बीच ये बड़ी खबर ये है कि चाइना पाकिस्तान को फिर से कर्ज देने को तैयार हो गया है। ये दावा किया है पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने। उनके मुताबिक पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चाइना की ओर से $70 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान की व्यथा यह है कि IMF लोन नहीं दे रहा, शर्तें कड़ी है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लताड़ा है। अब अमेरिका के इस दबाव के बाद चीन अपने रुख में नरमी लाने और लोन देने को तैयार है, लेकिन आवाम को चीन पर एतबार नहीं है। आप ये देखो ना, इंसान की एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी पे वजन है सारा। जब वही तोड़ लेंगे तो कहाँ से चलेगा। तो किसी टाइम भी फिर ये है कि न्यूक्लियर बेच के अपने फिर इंडिया से हमला करवा लेंगे। उनसे कहेंगे जी आप ही काबिल हो जाए। भाई आप इस काबिल नहीं है तो फिर किसी और को ले आए जाके। मरना पाकिस्तान को चीन से पहली किश्त $2 अरब की मदद मिल सकती है, लेकिन डर यह है कि इससे भी नालायक हुक्मरान अपना ही पेट भरेंगे। ओ खरबों का गबन तो पाकिस्तान में हुआ है और हमेशा से हुआ है। जहां ये मुल्क पहुंचा हुआ है उसी वजह से हुआ। दूसरी बात, ये बाबे पाकिस्तान टाइप ड्रामे बंद करो, पहले पाकिस्तान बना लो। तो वहीं देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान एक और तो लश्कर तैयबा के सरगना 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद के लाहौर की जेल में कैद होने का दावा करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हाफिज सईद सिर्फ कहने के लिए जेल में है। हकीकत में वो जब चाहता है अपनी मर्जी से पाकिस्तान में घूमता है। इसका सबूत दिया है हाफिज सईद के एक सहयोगी ने। पाकिस्तानी मीडिया में बताया है कि पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब हाफिज सईद सिंध के दौरे पर गया था, और इतना ही नहीं, उसने वहां पर ईद भी मनाई थी। उनका एहतराम करते हैं। 7 खानदान हाफिज सईद साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए, किसी जिद के बगैर, किसी धक्केशाही के बगैर। आप कब की बात कर रहे हैं? ये जब पिछले दिनों सैलाब आया बड़ा ज़बरदस्त, यानी तब हाफिज सईद साहब सिंध में मौजूद थे। ये गवाही साबित करती है कि पाकिस्तान किस तरह लगातार आतंकवाद पर दुनिया को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान एक और दुनिया में दम भरता आ रहा है कि लश्कर तैयबा का सरगना 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद लाहौर जेल में 2019 से सजा काट रहा है। कैद है, लेकिन ये सफेद झूठ है जिसके लिए पाकिस्तान कुख्यात है। लेकिन उसके झूठ का पर्दाफाश खुद हाफिज सईद के करीबियों के बयान से हो गया है। थे वो एक ईद उन्होंने वहाँ खुद मनाई, बाकी हम सारे कारकुन मुत्सम भाई ने बहुत काम किया वहाँ पे। वहाँ हमने ईद की कुर्बानियाँ बहुत की, लोगों को खाने खिलाए, देगें पकाई, गोश्त दिए और फिर फंड्स भी दिए। तो पाकिस्तान का बंटाधार उसके आतंक प्रेम ने किया, जिसके चलते पूरा मुल्क तबाही की कगार पर आ चुका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है कि वो ना आतंकियों को पनाह देता है और ना ही उन्हें बचाता है। वक्त वक्त पर उसके सफेद झूठ का पर्दाफाश होता आया है, जैसा अभी हाफिज सईद के बारे में आपने देखा। अब देखिए एक और आतंकी पर खुलासा जो पाकिस्तान में सरेआम घूम रहा है। कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही। हमें आज अहद करना है,
खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह वतन अजीज की आजादी तक और भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर क़वत पर जारी रहेगा। ये शख्स और उसके शब्द पाकिस्तान के फरेब और आतंक प्रेम का सबसे नया और बड़ा प्रमाण है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाली ये शख्स आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ और ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलालुद्दीन है, जो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, और वो भी पाकिस्तान फौज की सुरक्षा कवच के साथ। 1, 2, 3 और 4 देखिए किस तरह पाकिस्तान फौज के जवान सलालुद्दीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ मौजूद है। ये वीडियो हिजबुल कमांडर बशीर अहमद पीर के जनाजे का है, जिसकी सोमवार को रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सलालुद्दीन उसके जनाजे। तो आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को इन दिनों आतंकियों का डर भी सता रहा है। पाकिस्तान को डर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का है। गुर्बत की मार ने पाकिस्तान की बर्बादी में जो कसर छोड़ी है वो टीटीपी के दहशतगर्द पूरी कर देंगे। पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज का डर बेवजह नहीं है, क्योंकि टीटीपी के दहशतगर्द एक के बाद एक पाकिस्तानी शहर में हमले कर रहे हैं। चंद घंटे पहले ये वीडियो पाकिस्तान में जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें बम बारूद से लैस टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए कूच करते नजर आ रहे हैं। उनकी हिकमत अमली यही है कि अब बड़े शहरों की तरफ बढ़ा जाए। पेशावर के इर्द गिर्द तो उन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की थी। इस्लामाबाद आना एक बड़े खतरे की निशानदेही करता है। खतरा वाकई बहुत बड़ा है। इससे सिर्फ पाकिस्तानियों के ही नहीं प्राण सूख रहे, बल्कि चीन के भी होश फाख्ता हो रहे हैं। चाइना के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। चाइना भी घबरा गया है, क्योंकि सी पैक जो है वो ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है, ठप हो गया है, और जाहिर है कि वहाँ पर भी ये टीटीपी और इसी किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, और इस वजह से चाइना भी जो है वो परेशान है और अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए सोच रहा है। और अब खबर दिल्ली से, जहां एमसीडी का सदन एक बार फिर महाभारत का मैदान बना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी में रात भर हंगामा हुआ और अब सुबह भी यह हंगामा जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, लात घूंसे चले। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी, बैलेट बॉक्स तक पलट दिए गए। आपको बता दें कि हंगामा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हो रहा है, जिसकी शुरुआत कल देर रात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल लेकर पहुंचे थे। आपत्ति जताई और हंगामा शुरू हो गया। अब सुबह भी यह हंगामा लगातार जारी है। कल देर रात ये सदन कई बार स्थगित हुआ, लेकिन कार्यवाही करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ हंगामा ही देखने को मिला। ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। धक्का मुक्की हुई, लात घूंसे चले, एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गई। दिल्ली के माननीय पार्षद मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ गए और बता दिया कि लोकतांत्रिक संस्कारों को तिलांजलि देकर ही मानेंगे। एमसीडी में जब ये हंगामा हो रहा था तो एबीपी न्यूज रिपोर्टर मेघा वहीं मौजूद थी। माननीयों की असभ्यता के सबूत कैमरे में कैद कर रही थी। देखिए कि एक बार फिर से मारपीट की नौबत आ चुकी है, मारपीट शुरू हो गया है, बोतलें फेंकी जा रही है, मेयर उठकर अपनी जगह को छोड़कर जा चुकी है। ये सारा हंगामा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही खुद को सही और दूसरे को गलत बता रही है। जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते और चुनाव से भाग रहे हैं, वो आज प्रूव कर रहे हैं। इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू हैं। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। और हमारे साथ दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। दिव्यांकर, जो मिडनाइट ड्रामा शुरू हुआ था माननीयों का, वो क्या अभी भी जारी है? क्या लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, 6:11 पर जो सदन की कार्यवाही थी वो स्थगित की गई थी और उसके बाद 8:21 का जब समय हुआ था तब जो मेयर है वो शैली ओबरा वो यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने सदन से को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो भी पार्षद है उन्हें 5-7 मिनट का समय दिया जाता है और फ़ोन करके जो पार्षद सदन में मौजूद नहीं है उन्हें बुला लिया जाए। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी के पार्षद है उनकी ओर से लगातार नारेबाजी की जाती है कि 7 बजे का आपने समय दिया था और 8:30 बजे के आसपास
पास आप क्यों आई हैं। उसके बाद लगातार जो है वो नारेबाजी सदन के अंदर होती है। और अभी की तस्वीरें दिखाऊं तो 8:27 का जब समय था, तब जो मेयर हैं शैली ओबराय वो या सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करके चली जाती हैं। इस दौरान जो लगातार है जो नारेबाजी और हंगामे की स्थिति वो लगातार होती रहती है। और जब वोटिंग के लिए मेयर शैली ओबराय स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग है उसके लिए जब पार्षदों को बुलाती हैं, तो बीजेपी के पार्षद की जब वो वोटिंग वो करवा रही थी तो पार्षद पहुंचकर जो बैलेट पेपर है उसे फाड़ देते हैं। उसके बाद जोरदार जो हंगामा है वो यहाँ पर सदन के अंदर शुरू हो जाता है। और बीती रात से हम लगातार देख रहे हैं कैसे किस तरह से हंगामा लगातार वो सदन के अंदर देखा जा रहा है। तस्वीरें तो हम दिखाई रहे दर्शकों को, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था, क्या अभी भी किया जा रहा है? जी, हनुमान चालीसा के पाठ है वो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हालांकि कुछ देर पहले जो हनुमान चालीसा का पाठ वो उसकी यहाँ पर जो शुरुआत है वो बीजेपी के पार्षदों की ओर से की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो पूरी तरह से शांत बनी हुई है। जो पार्षद है वो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं और लगातार जो हंगामा है वो सदन की कार्रवाई में लगातार देखा जा रहा है, जिसके चलते सदन को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। लगातार जो मेयर हैं वो यहाँ पर आती हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए वोटिंग करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो पार्षद हैं उनकी ओर से लगातार जो हंगामा है वो लगातार हो रहा है। बीती रात से हम देख रहे हैं जो हंगामा है, और ये हंगामा ये लगातार 12वीं बार है जब ये हुआ है, और 12वीं से बढ़कर अब 13वीं बार जब सदन को लगातार स्थगित करना पड़ा। 8:27 का समय था जब सदन को मेयर शैली ओबराय ने एक बार फिर से स्थगित कर दिया, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के पार्षद है वो मांग कर रहे हैं कि वोटिंग जो है स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव की है वो शुरुआत से की जाए, यानी पहले वोट से पहले पार्षद से ही वोटिंग शुरू की जाए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी यानी कि के पार्षद हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, वोटिंग की जो शुरुआत है जो 50 वोट से ज्यादा जो पड़ गए हैं उसके आगे के जो पार्षद हैं वो वोट डालना शुरू कर हंगामा अभी भी जारी और अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एमसीडी में कल रात से नॉनस्टॉप महाभारत छिड़ी हुई है, लेकिन शोर शराबे की तस्वीरों के बीच कल दिल्ली के लिए एक स्पेशल दिन था। दिल्ली को एक लेडी मेयर मिली है। आखिरकार दिल्ली को मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी की पार्षद शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर बनी है। कल हुई वोटिंग में शैली ओबराय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं, यानी शैली ओबराय 34 वोटों से विजयी रही। हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए दूसरी खुशी की बात ये रही कि डेप्यूटी मेयर भी उन्हीं का पार्षद बना। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के बेटे मोहम्मद आले इकबाल डेप्यूटी मेयर चुने गए। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। और आज जिस तरीके से दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिला है, उसके साथ साथ हम स्टैंडिंग कमेटी जीतने जा रहे हैं। जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखा था कि एमसीडी से जो उनको ख्वाब थे, और हम वो तमाम ख्वाबों को सच करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब आपको दिखाते हैं कैमरे में कैप्चर 2 एक्सीडेंट के वीडियोस। कहीं भारी भरकम ट्रक सड़क पर पलट गया तो कहीं कुछ इंच की दूरी से मौत निकल गई। सिर्फ एक सेकंड के अंदर से इस हाईवे पेट्रोल ऑफिसर की जान बची है। देखिए, आने वाले खतरे से बेखबर पीली जैकेट में एक पेट्रोल ऑफिसर अपनी गाड़ी की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक उसकी नजर सामने से आ रही ट्रक पर पड़ती है। पेट्रोल ऑफिसर फुर्ती से खुद को बचा लेता है। तेज रफ्तार ट्रक कुछ देरी तय करने के बाद रुक जाती है। सोचिए, अगर ये ऑफिसर सामने नहीं देखता तो क्या अंजाम होता। वीडियो अमेरिका के व्योमिंग स्टेट का है। अब अमेरिका से आई हादसे की दूसरी तस्वीर देखिए। चलते चलते हाईवे पर एक ट्रक नियंत्रण खो बैठता है और कुछ इस तरह हादसे का शिकार हो गया। एक्सीडेंट की वजह से काफी देर तक हाईवे पर भीड़ लगी रही। अमेरिका, खासकर कैलिफोर्निया, इन दिनों विनाशकारी विंटर स्टॉर्म से जूझ रहा है। तेज हवाएं और सड़कों पर गिरी बर्फ की वजह से ट्रक ड्राइवर लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हालिया विदेशी दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बाइडेन को खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देकर राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में थे।
राजधानी वार्सा में अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में चढ़ते समय बाइडेन लड़खड़ा कर गिर गए। हालांकि उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला, वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया और फिर एयरफोर्स 1 में बैठकर चले गए। बाइडेन के गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब बाइडेन के कदम लड़खड़ाए हैं। मार्च 2021 में अटलांटा के लिए रवाना होते वक्त बाइडेन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और स्टेज पर ही गिर गए। उठने की कोशिश की तो फिर गिर गए। इसके बाद बाइडेन ने रेलिंग के सहारे ही अगले कदम बढ़ाए। नवंबर 2022 में बाली में बाइडेन सीढ़ियां चढ़ते वक्त थोड़े लड़खड़ा गए। तब उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने थाम लिया था। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए आज इतिहास रचने का मौका है। आज T20 महिला विश्व कप का पहला सेमीफाइनल है। करीब 3 साल पहले महिला T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। 2020 के उस फाइनल को भारत भुला नहीं पाया है। 85 रन की शिकस्त आज भी याद है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ से फिसल गई, लेकिन आज सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। आज दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भारत की टक्कर है ऑस्ट्रेलिया से। भारत की लेडी ब्रिगेड एक बार भी T20 विश्व कप की चैंपियन नहीं बन पाई है, जबकि अब तक हुए 7 T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 5 जीते हैं और 6 बार फाइनल में जगह बनाई है। यानी आज भारत के लिए चुनौती कड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। भारत के पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेडली कॉम्बिनेशन है। सारे स्टार खिलाड़ी फॉर्म में हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार है। आज केप टाउन में कमाल होने वाला है। और न्यूज एंड व्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के तेज झटकों से हिला ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। ताजिकिस्तान में 5 बार भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए हैं। ताजिकिस्तान में चीन बॉर्डर के पास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता इसकी 7.2 बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, ताजिकिस्तान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। आइए न्यूज एंड व्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप के सपने में नेताजी मुलायम सिंह यादव आए और ये बात खुद तेज प्रताप ने मीडिया और देश को बताई। और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव कल साइकिल से अपने सरकारी दफ्तर पहुंचे। यूं तो तेज प्रताप पहले भी कई बार साइकिल की सवारी करते हुए देखे हैं, लेकिन इस बार वजह बहुत स्पेशल है। हम अपने कमरे में बैठा था सपने में, तो कमरे में नेताजी हमारे ठीक सीट के बगल में मूढ़ा रखा हुआ, उस पर बैठ गए। हम बोले चेयर पे बैठिए आप, तो वो चेयर पे नहीं बैठे, मूढ़े पे बैठ गए। मुझे घड़ी दिया, जो वो घड़ी पहनते थे उन्होंने घड़ी मुझे दिया। और घड़ी देने के बाद जब मैं घड़ी लिया तो मैं भावुक हो गया। उनके चरणों को मैं आशीर्वाद लिया। हम बोले नेताजी को, अब सारे लोगों को छोड़ के चले गए। तो नेताजी ने कहा कि मैं छोड़ के कहीं गया नहीं, मैं आप ही लोग के बीच में हूँ। तेजस्वी के सीएम बनने की अटकलों के बीच तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया। कहा तेजस्वी का नेतृत्व वैसे तो पूरे बिहार को स्वीकार है, लेकिन अभी नीतीश कुमार हिट है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम चाहेंगे यही अभी रहें, क्योंकि अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और हमारे चाचा समान हैं। इनका पूरा सपोर्ट रहता है। ये जो कहते हैं हम लोग वो करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक नए तेवर के साथ फिर से तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धर्म का सहारा लेकर जातियों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। रामचरितमानस पर विवाद को बिहार से यूपी में लाने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अब पिछड़े वोट बैंक के साथ आधी आबादी की वोट बैंक को भी साधने में जुट गए हैं। कि महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमान से बचाना, सम्मान दिलाने की बात करना, ये धर्म में नहीं आता है। ये सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई जारी रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी जातियों को आपस में लड़ाने का आरोप लगा रही है, तो मौर्य कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सुनियोजित साजिश के तहत
इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की आड़ में जाति आधार पर अपमानित किया जा रहा है, कहीं नीच कहा जा रहा है, कहीं अधम कहा जा रहा है, कहीं प्रताड़ित अपमानित किए जाने की बात की जा रही है। ऐसी यथास्थितिवादी ताकतों के खिलाफ सारे लुटे पिटे पीड़ित लोग एक साथ खड़े होंगे। पिछले कई दिनों से रामकथा की वजह से कवि कुमार विश्वास ने लोकप्रियता की नई छलांग लगाई है, लेकिन अब रामकथा के दौरान कही गई बात ने कुमार को मुश्किलों में डाल दिया है। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, तो संघ में काम कर, तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। एमपी के उज्जैन में आरएसएस के एक स्वयं सेवक का जिक्र करके कुमार विश्वास लेफ्ट और राइट विंग के बीच का भेद बता रहे थे। विश्वास ने स्वयं सेवक को अनपढ़ कहा तो विवाद हो गया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने और कुछ हिंदू संगठनों ने विश्वास को मंच से माफी मांगने को कहा। उज्जैन में आयोजन रद्द करवाने की धमकी भी दी। हालांकि कुमार विश्वास ने कवि के अंदाज से ही माफी मांगकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की। कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे, तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। ईश्वर, अल्लाह और हिंदू मुस्लिम के विवाद में अब शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी कूद पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि सभी के पूर्वज वैदिक आर्य ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अल्लाह संस्कृत भाषा का शब्द है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने ये बात जमियत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के उस बयान के जवाब में कही जिसमें उन्होंने अल्लाह और ओम को एक बताया था। शंकराचार्य ने कहा कि लोग पहले संस्कृत व्याकरण का पठन पाठन करें, सबके पूर्वज सनातनी हैं। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए फिल्मों और सीरियल्स के ड्रामे में भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। लखीमपुर खीरी के आसिफ के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी कहेंगे योगी हैं बड़े उपयोगी। मानसिक रूप से बीमार बताए जाने वाला ये लड़का आसिफ कुछ रोज पहले लखीमपुर में अपने घर से लापता हो गया। ट्रेन में बैठकर पश्चिम बंगाल पहुंचा। बंगाल में लोगों ने इस लड़के को देखा तो समझ गए कि ये भटका हुआ है, लेकिन भाषा अलग अलग होने की वजह से कोई एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहा था। एक दिन इस लड़के ने अखबार में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें देखी और फिर सारा केस सॉल्व हो गया। सुनिए ये शॉकिंग खुलासा। इत्तेफाक से एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था जिसपे योगी श्री आदित्यनाथ योगी का फोटो और माननीय श्री मोदी का फोटो छपा था, जिसको इसने पहचाना और योगी योगी चिखने लगा अखबार को देख के। तो तब उन लोगों ने जाना कि यूपी का रहने वाला है। यूपी तब इससे पूछा कहाँ, उसने कहा खीरी। फिर उत्तर प्रदेश और खीरी को सर्च करके पता लगा कि यहाँ का रहने वाला। मुझसे संपर्क किया गया तो हम लोग खुद चले गए बंगाल को और उसको लेके सकुशल आ गए। यहाँ की खीरी की पुलिस और बंगाल की पुलिस ने इसमें बड़ा सहयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 100 नरेंद्र मोदी और 100 अमित शाह भी आ जाए तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. Let 100 Modis or Shah come. 2024 के लिए ये कांग्रेस चीफ की भविष्यवाणी है। नागालैंड की एक रैली में बोलते हुए खड़गे ने दावा किया कि दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार आएगी। खड़गे ने कहा कि चाहे 100 मोदी आ जाए, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले ही संसद में मोदी ने अकेले विपक्ष पर भारी पड़ने की बात कही थी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। खड़गे के सत्ता वापसी वाले बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जवाब दिया है। आप किसी की माताजी को गाली देकर के सत्ता में आने की सोच सकते हैं, किसी के स्वर्गीय पिताजी को गाली देकर के आप सत्ता में आने की सोच सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मोदी विरोधियों को जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिया। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल, उनकी विदेश नीति और उनकी कूटनीति पर लिखी एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान जेपी नड्डा ने बताया कि आखिर क्यों
मोदी की राष्ट्र नीति से लेकर विदेश नीति का लोहा दुश्मन भी मानते हैं। मौका था दिल्ली के चाणक्यपुरी में पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स की लॉन्चिंग का। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किताब का विमोचन किया और पीएम मोदी के कूटनीति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो भारत की सॉलिड विदेश नीति का प्रमाण है। India did not dare to visit Israel. Why so? Only because of vote bank politics. The visit to Israel and Palestine shows that India is now a country under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, capable of handling two different countries by India in the best possible manner. इस किताब को मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल सुजान चिनॉय ने लिखा है। किताब में मुख्य रूप में मोदी नीति के उन पहलुओं पर बात की है जिसकी वजह से विदेशों में और विदेश नीति में भारत की धाक और धमक बढ़ी है। How Prime Minister Modi has tried to push forward the soft power of India, may it be culture, may it be the issues related to Ayurveda, may it be issues related to yoga. सियासी संसार के बाद अब खबर फिल्मी दुनिया की, जहां से शूटिंग के दौरान एक दिल दहला देने वाली खबर और वीडियो सामने आया है। हादसा किस फिल्म के सेट पर हुआ, कौन सा सुपरस्टार बाल बाल बचा, जानिए इस रिपोर्ट में। ये एक फिल्म का सेट है। साउथ का सुपरस्टार एक सीन को फिल्मा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि सेट पर एक हादसा होने वाला है। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, दीवार तोड़ता हुआ एक भारी भरकम ट्रक सेट में घुसा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ट्रक ड्राइवर अचानक नियंत्रण खो बैठा। ट्रक को पहले ही रुक जाना था, लेकिन ट्रक स्टेज से जाकर टकरा गया। शॉकिंग फैक्टर यह है कि साउथ का सुपरस्टार महज 2 फीट की दूरी से इस ट्रक की चपेट में आने से बचा। इस भाग्यशाली सुपरस्टार का नाम है विशाल, जिन्हें आपने साउथ की कई हिट फिल्मों में देखा होगा। एक्टर विशाल ने ट्वीट करके इस हादसे की जानकारी दी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तमिल फिल्मों के स्टार विशाल सांदाई कोजी, थिमिरू, इरुम्बू थिराई जैसी सुपर हिट फिल्में दे चुके हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म सेल्फी को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच एक्टर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन बस नहीं, सेल्फी का ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट नहीं गया। अपनी फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार मुंबई में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फीज ली और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अक्षय कुमार ने अपने फैंस के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में 184 सेल्फी ली। After breaking all the box office records, Akshay Kumar and Team Selfies done it! इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के जेम्स स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 3 मिनट में 168 सेल्फी लेकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अक्षय कुमार ने तोड़ दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का सबसे मुश्किल मैच सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होनी है भिड़ंत। केप टाउन में शाम 6:30 बजे मुकाबला। नए अवतार में नजर आए बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल चलाते हुए मंत्रालय भवन तक पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने साइकिल की सवारी पर कहा, सपने में आए मुलायम सिंह यादव, पर्यावरण बचाने की सलाह दी। जेपी नड्डा ने किया पीएम मोदी पर लिखी किताब का विमोचन, कहा मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दुनिया भर में भारत की बदली छवि। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक से किया इनकार, 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया, बोले शिवसेना को बाला साहब ने बनाया था, चुनाव आयोग ने कैसे किसी और को सौंप दिया। दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, जगदीश टाइटलर को कांग्रेस कमेटी में शामिल किए जाने का किया विरोध। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे विवाद से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, उद्धव कैंप के वकील आज अपनी बहस पूरी कर सकते हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य का दिल्ली के एक कार्यक्रम में बड़ा बयान, कहा आज देश के पिछड़े आदिवासी समाज और महिलाओं के साथ हो रहा है धोखा। संजय राउत ने सीएम शिंदे के बेटे पर लगाया आरोप, कहा श्रीकांत शिंदे ने ठाणे के एक गुंडे को उनको मारने की सुपारी दी है। नासिक में राउत के बयान दर्ज। संजय राउत के आरोपों पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा पुलिस इस मामले की जांच करेगी और उसके अनुसार होगी कार्रवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ठाणे पुलिस ने दर्ज किया मामला। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस के ट्रेड यूनियन सम्मेलन में खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा इनके एजेंडे में सिर्फ उद्योगपति रहे हैं, मजदूर कभी नहीं रहे। उज्जैन में रामकथा के दौरान बीजेपी के मंत्री सांसद के सामने कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ कहा। कुमार विश्वास के पोस्टर फाड़े गए। यूपी में काबा गीत गाने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस, कानपुर देहात कांड पर गाया था गाना, 7 सवालों पर 3 दिन में मांगा जवाब। यूपी पुलिस के नोटिस पर एबीपी न्यूज से बोली नेहा सिंह राठौर, मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है। अगर सरकार बीजेपी की है तो सवाल किससे पूछूंगी। नोटिस पर नेहा सिंह के घर के लोग हैं परेशान। नेहा ने कहा मेरी मम्मी डर जाती हैं, ससुर जी बहुत परेशान हैं, सवाल पूछकर कौन सा गुनाह किया। नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा यह नोटिस वाली सरकार है, ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। नागालैंड से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 100 मोदी और 100 शाह आ जाए, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। शिलांग में फुल चुनावी मूड में आए राहुल गांधी बोले संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हुआ, जुडिशरी पर भी दबाव। मेघालय चुनाव से पहले टीएमसी पर भी बरसे राहुल गांधी, बोले मेघालय के लोग पश्चिम बंगाल में हिंसा और घोटालों से हैं वाकिफ। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, बोले सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं, 2024 में बीजेपी को हराना टारगेट। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश खुद उनकी करेंगे ताजपोशी। तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने पर बोले मंत्री तेज प्रताप यादव, फिलहाल बिहार में नीतीश चाचा और तेजस्वी की जोड़ी हिट है, नीतीश ही रहेंगे सीएम। बिहार बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने महागठबंधन की रैलियों पर दिया बयान, बोले सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर है आने वाले। आरएलजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा 2024 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष के पास नहीं है चेहरा। विपक्षी एकता पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, बोले अभी नेतृत्व के सवाल पर बयानबाजी ना हो, खड़गे के कांग्रेस के नेतृत्व वाले बयान से सहमत नहीं। सामना संपादकीय पर बीजेपी नेता राम कदम का हमला, अपने बचे कुछ सांसदों और विधायकों को संभाले उद्धव गुट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने की जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ, बोले जेडीयू की हालत अब पतली होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में रहेंगे, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जगह जगह पोस्टर बैनर लगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए बयान का समर्थन। रायपुर में होने वाले कांग्रेस महाधिवेशन पर बोले सीएम भूपेश बघेल, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा यह कार्यक्रम। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले सांसद चिराग पासवान, 40 एमएलए वाले नीतीश को कौन बनाएगा उम्मीदवार। महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्दनाक हत्याकांड, एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया अरेस्ट। यूपी के सीतापुर में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या, घर से 100 मीटर दूर मिला शव, प्रेमिका के परिजनों ने दिया घटना को अंजाम। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला मुंबई से गिरफ्तार, पिछले 3 सालों से लड़कियों को कर रहा था परेशान। दिल्ली की फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में 75 साल के सीनियर सिटीजन की हत्या, घर का सारा सामान बिखरा मिला, पुलिस को लूटपाट की आशंका। मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा न लेने वाले सीएम खट्टर के बयान पर पीड़ित महिला के परिवार का प्रदर्शन, बोले बेटी को न्याय नहीं, प्रदेश को कैसे दिलाएंगे। लखनऊ में खत्म नहीं हो रहा स्टंट करने का भूत, गाड़ी पर चढ़कर धुआं उड़ाते युवक का वीडियो वायरल। रुड़की में फिल्म स्पेशल 26 की तरह फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर की लाखों की ठगी, सरगना समेत 2 गिरफ्तार।
आगरा में पुश्तैनी जमीन को लेकर भाई ही बना भाई का दुश्मन, छोटे भाई पर बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर किया जानलेवा हमला। एमपी में रीवा के युवक ने भाई के साथ मिलकर रची खुद के अपहरण की साजिश, अलग अलग बयान देकर फंसे, फर्जी निकली कहानी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने किया गैंगस्टर तेजा समेत 2 बदमाशों का एनकाउंटर, 2 की मौके पर ही मौत, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। गुरुग्राम में 15 गोलियां मारकर युवक की हत्या, फेसबुक पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी, राहुल सोलंकी की हत्या के आरोप में दीपक नाम का शख्स गिरफ्तार। रायपुर में 2 दिन पहले किया था निकाह, रिसेप्शन के ठीक पहले दूल्हे ने धारदार हथियार से ली दुल्हन की जान, फिर खुद भी कर ली खुदकुशी। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो से करते थे रेकी, 13 मवेशियों के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद। राजस्थान के राजसमंद में बालाजी के प्राचीन मंदिर की मूर्ति खंडित, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने से माहौल गरमाया। जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को दी क्लीन चिट, मोनू मानेसर की जगह भिवानी के मोनू राणा का नाम शामिल है। भिवानी मामले में रिंकू सैनी नाम का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, रिंकू से पूछताछ में 8 आरोपियों को पता लगा, सभी 8 आरोपी फरार हैं। पीएम मोदी बजट के बाद 12 वेबिनार को करेंगे संबोधित, आज सुबह 10 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कल यानी 24 फरवरी को नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी, देश के सभी जिलों में किया जाएगा किसान सम्मेलन। ओम बिरला आज गंगटोक में सीपीए के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी होंगे शामिल। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा, विजय संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर, आज रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कल से शुरू होगा अधिवेशन। यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश, करीब 7 लाख करोड़ के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों और महिलाओं पर जोर। बजट को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नींव का पत्थर। अखिलेश यादव ने पूछा, मुख्यमंत्री जी बताएं 1 ट्रिलियन के लिए क्या ग्रोथ रेट चाहिए और आज क्या ग्रोथ रेट है। यूपी बजट सत्र आज भी रहेगा जारी, राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सदन में बोलेंगे, आज भी हंगामे के आसार हैं। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर विवाद जारी, कल से जारी हंगामा, आज भी जारी, सुबह हुई पार्षदों में हाथापाई। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर बीजेपी पार्षदों ने उठाए सवाल, कहा बूथ के अंदर फोटो लेना सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन। एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, कहा मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई, एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने जीत हासिल की, बीजेपी की रेखा गुप्ता को दी मात। शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट से हराया, एमसीडी पर पिछले 15 साल से काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने किया बेदखल। एमसीडी में जीत पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर करारा वार, कहा गुंडे हार गए, जनता जीत गई। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कहा, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ, शैली ओबरॉय को दी बधाई। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।